अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ सख्त कर रही है, बल्कि बहुत सख्त कर रही है। तो हुकूमत भी बड़े फैसले कर रही है, मामला संगीन होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज JIT रिपोर्ट और हुकूमत को अपनी तकरीर में भरपूर जवाब दिया। बिलावल ने अब तक की, आज तक की सबसे सख्त तकरीर की। इससे पहले भी वो हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं, मगर आज की तकरीर माजी की तकरीरों से सख्त थी, बहुत सख्त थी। अब बात सिर्फ पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक महदूद नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत और दीगर बहुत से अफराद भी लपेट में आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में वफाक और सिंध में तनाज़ा मजीद बढ़ेगा और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होगा। हुकूमत ने आज एक बड़ा फैसला किया है। JIT ने जिन अफराद पर शुबा जाहिर किया उन सब के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना ने फैसला किया है कि JIT रिपोर्ट में जो 172 मुल्जिमान हैं उनके नाम ECL में डाले जाएंगे। आज काबीना ने यह फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस JIT का हिस्सा है, उसमें उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाले जाएंगे। कल मैं देख रहा था कि जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में उनको मालूम होगा कि इस तफ्तीश की, इस इंक्वायरी की सीरियसनेस क्या। JIT ने जिन जिन लोगों को अक्यूज़ किया है उनके नाम शामिल हैं और ज़ाहिर है जरदारी साहब के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता है। एक दिन पहले ही साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से यह बयान सामने आया था कि वो JIT रिपोर्ट को संजीदा नहीं लेते, मगर आज उन्हें फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि अब आसिफ जरदारी रिपोर्ट को संजीदा लेंगे। ये भी कह दिया कि ECL में नाम आसिफ जरदारी के अलावा कैसे कंप्लीट हो सकता है, यानी उनका नाम है। वफाकी काबीना ने 172 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। उनमें आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर का नाम भी शामिल है। आसिफ जरदारी के नाम की तस्दीक तो फवाद चौधरी ने कर दी, मगर हमारे जराए के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से काबीना ने अभी फैसला नहीं किया है। इस पर गौर हो रहा है। यह बात वाज़ेह हो कि JIT ने जिन अफराद के खिलाफ रेफरेंस बनाने का कहा है, जिनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, उसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल हैं। लेकिन वफाकी काबीना ने जो 172 नाम ECL में डालने के हवाले से फैसला किया है, उसमें अभी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम नहीं है। इस हवाले से हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इस पर गौर हो रहा है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि JIT ने उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की सिफारिश की है। हमारे ज़राए के मुताबिक काबीना ने जिन नामों की मंजूरी दी है उनमें से 119 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बाकी सियासतदान और उनके हामी हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक इसके अलावा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, फारूक नाइक, उनके बेटे जैन मलिक, मोहम्मद आरिफ, नासिर अब्दुल्ला, यूनुस खुदवाई, हुसैन लवाई, बिलाल शेख, डॉक्टर डिंशा, मुश्ताक अहमद, गुलाम अब्बास जरदारी और हामिद समूह के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। JIT सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर चुकी है कि वो नैब को 16 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे। JIT ने सिफारिश की है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ 5 रेफरेंसेस बनाए जाएं, उनकी बहन फरियाल तालपुर के खिलाफ 2 और वजीर आला सिंध के खिलाफ 3 रेफरेंसेस बनाए जाएं। इसके अलावा JIT ने 3 रेफरेंसेस सिंध हुकूमत के खिलाफ भी बनाने की सिफारिश की है। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। और इस हवाले से जब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से पूछा गया कि आसिफ जरदारी को 31 दिसंबर तक गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि लतीफ मोसा जो उनके वकील हैं, उनकी जानिब से बयान सोशल मीडिया में चल रहे हैं 31 तारीख से पहले आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसी बात है इंशाअल्लाह, क्या कह सकते हैं, हमें क्या पता। आज पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है, मैं उनसे नहीं डरता। पीपल्स पार्टी इन सब से अकेले निपटेगी। हाल ही में इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। और जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे। ये जितने भी हैं
इन सबको पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे और किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है, मगर मेरे जियाले की इतनी हिम्मत है कि हम इनका मुकाबला करें। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम इनसे मुकाबला करेंगे, या जहां जाएंगे हम वहां तक लड़ेंगे। जहां ये आएंगे वहां हम लड़ेंगे, जिससे शुरू करेंगे वहां से हम खत्म करेंगे। तो जिस तरीके से इनने आना है, हमें कोई मसला नहीं है। हम दोनों बाप बेटा भी खड़े हैं, पूरी मेरी पार्टी भी खड़ी है, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी ने हैरानकुन तौर पर मुख्तसर खिताब किया। खुद आसिफ अली जरदारी तो कम बोले, मगर बिलावल भुट्टो ने GIT रिपोर्ट पर भी तनकीद की और हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए। जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात हुई, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात करो। ये दबाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो 18वीं तरमीम खत्म करने में उनका साथ दें, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में 1 पार्टी रूल कायम करना चाहता है। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। वो चाहते हैं कि मैं अवाम के हकूक पर सौदा करूं। वो चाहते हैं कि मैं गरीबों का बात ना करूं और इन कब्रों से गद्दारी करूं, मगर मैं ये कभी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि वो एकतरफा एहतसाब से नहीं डरते। इस नाम नेहाद और एकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। हमने मुशर्रफ का एहतसाब और इंतकामी करवाइयां देखी है। हमने जिया का एहतसाब, कोरे, जेलें और फांसियां देखी है। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त मौक़िफ़, बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त तकरीर, इन सब पर बात करेंगे। और भी बातें बिलावल भुट्टो ने कही कि मेरी तो वो उम्र ही नहीं थी, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, 6 साल का था, जबकि ये बातें की जा रही हैं, कंपनी की बातें की जा रही हैं। ज़्यादा लंबी तकरीर बिलावल भुट्टो ने की। मुख्तसर खिताब आसिफ जरदारी साहब ने किया। उस मुख्तसर खिताब में भी उन्होंने GIT के हवाले से तनकीद की। हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं, सुहेल बड़ाई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और अब मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ाई साहब का भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप अपना मौक़िफ़ गालिबन इस हवाले से देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमें इतला मिली है वो ये कि आपका नाम अभी ECL में नहीं डाला गया, उस पर गौर हो रहा है, मगर ज़ाहिर GIT ने आपके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठाए। अस्सलामुअलैकुम शाहज़ैद, एक तो बहुत शुक्रिया मेरा मौक़िफ़ लेने का। मुझे खुद पता नहीं है कि मेरा नाम ECL पे है कि नहीं है। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता, इसलिए कि मुझे कोर्ट का कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, GIT रिपोर्ट जो कि कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई थी और सोशल मीडिया पे आ गई थी, वो मैंने जरूर पढ़ी है। उसके जो 128 सफ़े हैं और उसके अंदर जहाँ जहाँ मेरा जिक्र है और जहाँ हुकूमत का जिक्र है वो जरूर मैंने पढ़ा है। इसलिए स्पेसिफिक आप ये ECL की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने में जब से मैं वजीर आला बना हूँ दोबारा, मैं सिर्फ एक बार बाहर गया हूँ, जब मैं CPEC के सिलसिले में जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी। मैं को 1 हफ्ता पहले बीजिंग गया था, जहाँ पे 4 वज़राए आला को जाना था। मेरा ख्याल है बाकी 3 वज़राए आला को पहले इन्होंने ECL पे डाल दिया था, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट करने के बावजूद वो नहीं आए। मुझे अब डाल रहे हैं ECL पे, नहीं चाहते कि CPEC पे या इन प्रोजेक्ट्स पे कोई भी बात करे, इसलिए कि मैं वाहिद वजीर आला था जो उधर मौजूद था। मैं वाहिद वजीर आला था जिसने अपनी सूबे का मौक़िफ़ उधर रखा था। बाकी 3 वज़राए आला शायद पहले ही ECL पे डाल दिए गए थे। साहब ये बताइएगा कि आप के ऊपर, जाहिर आपने कहा कि आपको अभी तक बताया नहीं गया, हमें जो हमारे वफाकी हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपके नाम के ऊपर अभी गौर हो रहा है, मगर आपकी क़यादत के नाम जरूर डाल दिए गए हैं। आपने कहा जी मेरे भाई गौर क्यों कर रहे हैं? अगर वो डालना चाहते हैं दे आर मोर देन वेलकम, डाल दें। मैं कोई ना
मैं काम से ही जाता हूँ। मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ पूरे दौर में मैं एज चीफ मिनिस्टर मैं सिर्फ ऑफिशियली बाहर गया हूँ। उस वक्त भी मैं चाइना 2 बार गया था, चाइना जेसीसी की एक मीटिंग में, और एक बार स्टेट विजिट थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और अभी भी मैं चाइना 1 बार गया हूँ। मैं तकरीबन 3 साल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अपनी वजीर आला के दौर में 2.5 साल जो मुझे तकरीबन हुए, मैं अपनी प्राइवेट विजिट पे, हाँ, उम्रे पे मैं गया था, मुझे याद आ गया। मगर ये बताइएगा कि अब जाहिर मगर गया नहीं हूँ, जो ECL शौक अपना पूरा कर ले। मगर जो ECL में डालना है वो असल में कॉन्सिक्वेंस है एक दूसरे मामले का। आप कह रहे हैं कि शौक पूरा कर लें, वो है 16 रेफरेंसेस, जिसमें से 3 रेफरेंसेस आपके खिलाफ और 3 सिंध हुकूमत 6 तकरीबन आपके खिलाफ बनते हैं। तो अगर वो रेफरेंसेस भी आपके खिलाफ हो गए, तहकीकात का भी आप सामना करेंगे, मुल्क से बाहर आप कहने का शौक नहीं जाने का, मगर सूबा चलाने का तो शौक है, पर सूबा कैसे चलाएंगे आप? बिल्कुल, अब देखिए, इसका मैं जवाब दे दूं। नंबर 1, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया कि ये GIT सफेद झूठ है। मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा देख के मैं डिटेल में जो मेरे बारे में इसमें कहा गया है उसका जिक्र करूंगा। इसलिए लगता ये है मुझे कि ये आखिरी मोमेंट पे, अगर आप पूरी GIT पढ़ेंगे ना, आपने पढ़ी होगी कुछ, बिल्कुल पढ़ी है मैंने, पूरी पढ़ी। जो मेरा जिक्र ऐसे किया गया जैसे आफ्टर थॉट नहीं आ जाती, यार इसको कहीं फिट करना है, और उन्होंने नाम डाल दिया 1-2 जगह पे बगैर कोई और रेफरेंस दिए। मुझे कहा गया कि सिंध बैंक के सारे लोन मैं देता हूँ, 15-16 पैराग्राफ्स लिखे हैं उस पे, और सिर्फ एक जगह पे लिखा है कि सिंध बैंक को कंट्रोल मुराद अली शाह करता है। कोई बताया नहीं कैसे कंट्रोल करता हूँ मैं, कहाँ से उनके पास एविडेंस आई है। तो ये जो डॉक्टरिंग हुई है ना, जो GIT के 2 दिन पहले से सबमिट GIT 19 को हुई है, 17 तारीख को एक टीवी एंकर जो है अपना पूरा प्रोग्राम मेरे ऊपर कर देते हैं, और वही चीजें जो GIT में आती हैं वो टीवी एंकर अपने प्रोग्राम में बता देते हैं। मगर मुझे क्योंकि आप ज़ाहिर कामरान खान साहब की बात कर रहे हैं, और उन्होंने यही कहा था कि GIT में ये बातें हैं जो वो कर रहे हैं। मगर मुझे शाह साहब ये बताइएगा, अब मसला ये है, आपका जो जिक्र है, अगर मेरा सवाल सुन ले शाह साहब, क्योंकि ओमनी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जिक्र है। अब जब ओमनी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र है, तो GIT वैसे तो ये कह रही है कि इस ओमनी ग्रुप को जब मुख्तलिफ मदों में सब्सिडी मिलती थी, या फिर जब बहरिया टाउन का जिक्र है कि किस तरीके से उनको बहरिया आइकॉन के लिए फैसिलिटेट किया गया, और फिर वो पैसे जाली अकाउंट्स में जाते थे, उसमें लेयरिंग करके और किस तरीके से मिक्स करके मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, इसमें आप पे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। मगर ये जो सब्सिडाइज्ड अमाउंट उन्होंने ओमनी ग्रुप ने यूज कर लिया जाली अकाउंट्स और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, या फिर बहरिया आइकॉन में जिस तरीके से जमीन की मंजूरी डिंशा के लिए हो गई, और GIT कह रही है कि डिंशा बेसिकली फ्रंटमैन आसिफ जरदारी का, ये जो सिंध हुकूमत से मंजूरियां हो रही थी ना, उस पर आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपके फेवरेट है जो ओमनी ग्रुप है। अच्छा, ये तो किसी अपने हर एक का अपना मौकफ हो सकता है, कौन किसका फेवरेट है और कौन क्या है। वो तो जिन साहब का आपने नाम लिया था, उन्होंने मेरी पूरी पॉलिटिकल करियर जो है उसके साथ मिला दिया था, और ये भी कहा था कि मुझे तो सब पता होता है, मैं तो GIT का सारा पता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ था कि GIT कहीं बाहर नहीं जानी। मैं तो समझा था कि वो कहीं अपनी इमेजिनेशन से बात कर रहे थे, लेकिन मैं गलत था। वो वाकई GIT में ये सारी चीजें किसी ने उन्हें बता दी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन थी। एज फार एज गिविंग सब्सिडीज इज कंसर्न, अगर उसमें कोई सिंध हुकूमत ने गलती की है, या मेरे जात ने की है, या मेरे एज फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की है, तो आप जरूर मुझ पे जो है उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगाएं, लेकिन गलती कोई बताई नहीं है। मैं शुगर केन सब्सिडी की बात कर रहे हैं, शुगर केन सब्सिडी कोर्ट ऑर्डर पे दी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई रोल ही नहीं है उसमें, कोर्ट ऑर्डर भूल गए और वो भी डाल दिया उसके ऊपर। ट्रैक्टर सब्सिडी की बात की है, गलत बयानी की है उधर। ट्रैक्टर सब्सिडी हमने तकरीबन 7.5 अरब रुपए दी है, उस GIT में सिर्फ 1.99 बिलियन लिखा है, जिसमें से 1.05 मेरा ख्याल है लिखा है ओमनी ग्रुप का। 7.45 बिलियन हमने सब्सिडी टोटल 2008-9 से दी है, और ओमनी ग्रुप का वन ऑफ द लोअर्स है, इससे ज्यादा। एक इसकी इंक्वायरी पहले ही नैब कर चुकी है 2014-15 में। शहजाद इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी थी, एक डीलर है ट्रैक्टर्स के, उनके ऊपर जिनको 1.85 बिलियन दिए गए थे। वो कोई फेवरेट नहीं थे किसी के, वो किसके फेवरेट थे ये पता कर ले। वो इंक्वायरी करके नैब ने वो इंक्वायरी क्लोज कर दी। उस सारी इंक्वायरी में मुझे नहीं बुलाया गया, इसलिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल नहीं है। इस वक्त मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ शाहजेब कि ये आखिरी मोमेंट पे नाम डाला गया है, इट इज मैलिफाइडी एंड आई एम गोइंग टू चैलेंज इट। मगर देखिए शाह साहब, आपके ऊपर जो इल्जाम है, अब देखें GIT ये नहीं कह रही कि मुराद अली शाह ने इतनी करप्शन करके पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए या अपने लिए जाती तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, ये इंप्लाई नहीं कर रही है। GIT का जो केस है वो ये है कि ये ओमनी ग्रुप
या फिर जो बहरिया टाउन का आइकॉन का मसला हुआ, या फिर जो दूसरे मामलात हैं हुसैन लवाई, ये सारे के सारे फैसिलिटेट कर रहे थे याडिंशा फ्रंटमैन के तौर पर आसिफ जरदारी साहब के लिए, और जब काम हो रहा था उसमें सिंध हुकूमत एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही थी। यानी आपको जाती करप्शन के लिए नहीं अक्यूज कर रही है, आपको जरदारी साहब की करप्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अक्यूज कर रही है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूं। इसकी एविडेंस देनी पड़ेगी, इसका प्रूफ सिर्फ और कोई प्रूफ नहीं दिया गया। मैं खुद ही कह रहा हूं ना, मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं वाहिद शख्स हूं। मैं 11 साल इस हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज इरिगेशन मिनिस्टर, एज रेवेन्यू मिनिस्टर, और फाइनली मुझे पार्टी लीडरशिप ने चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, उसका एविडेंस देना पड़ेगा। ये जो सिंध हुकूमत या गवर्नमेंट को यूज करने वाली बात है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको अभी बताया कि जो ये सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो हमने तो और ग्रुप्स को नहीं दी सब्सिडी। जाती है वो ट्रैक्टर की सब्सिडी जाती है टू दी परचेजर ऑफ द ट्रैक्टर। साहब एक सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि आप 10-11 साल से नहीं है वजीर आला, आखिर का 1 साल आपको मिला और उसके बाद आप दोबारा वजीर आला बने हैं। जो जीआईटी कह रही है कि ओमनी ग्रुप, जो कि जरदारी साहब का दोस्त है और वो मानते हैं, और जरदारी साहब के ये भी मानते हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट अगर उनके साथ हैं या फिर अगर उन्होंने बहरिया टाउन के साथ काम किया है, इनकी जो एक्सपेंशन है सिंध में वो जबरदस्त है। 3 से 83 कंपनियां कह रहे हैं ओमनी ग्रुप की पीपल्स पार्टी के 10 साल दौर में हो गई। बहरिया टाउन ने जबरदस्त एक्सपेंड किया है, कराची में सबसे बड़ा टावर बनाया, जिसमें जरदारी साहब का अगर इंटरेस्ट है तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर सिंध हुकूमत फैसिलिटेट कर रही थी तो जरदारी साहब को काम करना उन ग्रुप्स के साथ इनकी जबरदस्त एक्सपेंशन हो रही है। सिंध के हालात एक तरफ, जरदारी साहब के दोस्तों के बिजनेस एक तरफ, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो सिंध हुकूमत पर सवाल तो उठेगा कि कैसे सब कुछ फैसिलिटेट हो रहा था। शाहजेब, आप सवाल उठा रहे बार बार, मुझे सिर्फ आप ये बताएं, आप सवाल उठा रहे हैं बार बार, क्या मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। ओमनी ग्रुप अगर बिजनेस करता है, अपना कारोबार करता है, क्या इसलिए कि जरदारी साहब उन्हें जानते हैं उनको हक नहीं है कारोबार करने का? क्या जहांगीर खान तरीन शुगर मिल नहीं चलाता? क्या जहांगीर खान तरीन ने हमसे सब्सिडी नहीं ली शुगर मिल के लिए? उसको नहीं मिली। मैंने थोड़ी देर पहले शहजाद इंटरनेशनल का नाम लिया था, 1.84 बिलियन उसको मिले उसकी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सिडी ग्रोवर्स को मिली है और ट्रैक्टर्स में फार्मर्स को मिली जिन्होंने वो ट्रैक्टर्स खरीदे हैं। ये इसको गलत तरीके से पेश करके और हुकूमत सिंध को और फिर जरदारी साहब को और पार्टी को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, ये झूठ और सिर्फ सफेद झूठ है और ये प्रूव हो जाएगा। इसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस है। ये जीआईटी बात कर रहे थे 2015 से शुरू हुआ था एफआईए का, अचानक 2015 से 2018 में जब राइट इन द इलेक्शन टाइम जून के अंदर जरदारी साहब को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया? इसके मकसद कुछ और हैं। आज तो अगर फिर क्योंकि बिलावल ने बहुत ही सख्त तकरीर की है और जाहिर है फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो क्या आपका लाएअमल होगा क्या सड़कों पर निकलेंगे, क्या करेंगे? फेडरेशन को कमजोर, क्योंकि वफाक और सिंध हुकूमत के तो ताल्लुकात बहुत खराब हो जाएंगे, और फिर जो फेडरेशन को कमजोर करने की बात है, तो क्या लाएअमल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? किस तरह काउंटर करेंगे? वफाक अगर अपने दायरे में रहेगा, वफाक अगर आइन के तौर पे काम करेगा, तो हम तो खुद आइन के पास रहे, हम आइन के मुहाफिज हैं, कुछ नहीं होगा। अगर वफाक अपनी आइनी इख्तियारात से तजावुज करेगा और सूबों के, जैसे बिलावल साहब ने कहा आज चेयरमैन साहब ने, कि अगर कोई 1 यूनिट टाइप की बात करने की बात होगी तो बिल्कुल उसकी मुजाहिमत होगी, प्रॉपर मुजाहिमत होगी। तो किसने बात की है 1 यूनिट की? देखें, अगर आप सूबों का हक, 1 यूनिट की बात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर उधर से उठ के कमिटीज बनाता है जिसमें गवर्नर, जिसका कोई रोल नहीं है, गवर्नर सूबे में सिर्फ वो कर सकता है जो उसे चीफ मिनिस्टर एडवाइस करे। आर्टिकल 105 कहता है ही इज अ फिगर हेड, वंस ही टेक्स ओथ ही टेक्स सैलरी फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ही इज नॉट अ फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनी। आप ये क्लियर करें। अब उधर से कमिटियां बन जाती हैं, ये क्या तजावुज नहीं है प्रोविंशियल रोल में 1 यूनिट बनाने का? ये नहीं, ये तो बातें हो रही हैं आपके सामने। मगर मुझे शाह साहब एक बात बताइएगा, क्योंकि आप एक बड़े सीनियर सियासी आप रहनुमा हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो क्या सिर्फ आसिफ जरदारी साहब के हालात कैसे हैं उससे स्पेसिफिक हैं? क्योंकि पहले मिलिट्री, मैं पूरा सवाल अगर करने देंगे तो मैं आपको तफसीली जवाब देने का मौका दे दूंगा। पहले जी बिल्कुल सुनूंगा। पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कॉम्प्रोमाइज किया रजा रब्बानी साहब ने, रोते हुए तकरीर की। अब कह रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब के मिलिट्री कोर्ट्स के एक्सटेंशन को सपोर्ट
सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले वो कह रहे थे कि अदलिया का और अफवाज के एहतसाब का भी डाला जाए अकाउंटेबिलिटी में, तो इतना अपोज किया कि फरतुल्लाह बाबर को कमेटी से इस्तीफा देना पड़ा। फिर फरतुल्लाह बाबर को सेनेट का भी टिकट नहीं दिया। अभी वही फरतुल्लाह बाबर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारा का सारा मामला एहतसाब में होना चाहिए। तो जब जरदारी साहब के हालात ठीक होते हैं तो बलूचिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनकी हुकूमत नून लीग की गिरा देते हैं, इन तमाम चीजों पर अब मुश्किल होते हैं तो फिर फरतुल्लाह बाबर आ गए, फिर उन्हीं चीजों की धमकी देते हैं। जरदारी साहब के हालात से मशरूत हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? नहीं, देखिए शाहजेब, थोड़ा सा अफसोस है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हमने बिल्कुल अपने एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ फैसला किया था। उस वक्त जो एक इंसिडेंट हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, उसकी वजह से किया था और उसका एक सनसेट क्लॉज था, उसका एक टाइम फ्रेम था और उस हिसाब से हम कर रहे हैं और ये हमेशा नहीं रहेगा। हालात बेहतर होने चाहिए और हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है। वो एक कड़वा घूंट हमने पिया था, उसमें उस वक्त जरदारी साहब के ऊपर कोई इशू नहीं था, एक मेजर इशू हुआ था और मुझे अफसोस हुआ कि आप इसको जरदारी साहब से लिंक कर रहे हैं, हालात से लिंक कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो अपनी पार्टी के अंदर एक मिसट्रस्ट हुआ और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने अपना रोल प्ले किया। सेनेट के इलेक्शंस हुए, हमने अपने कैंडिडेट्स जिताए और हम नहीं चाह रहे थे उस वक्त के हालात में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन सेनेट आए। क्या साहब भूल रहे हैं आप, नवाज शरीफ ने कहा कि रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट बना लो, जरदारी साहब नहीं माने, सजदानी को बना दिया। नहीं शाहजेब, क्या नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के फैसले करेंगे? आप इतनी एक बहुत ये सोचें मतलब आज कायरा साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो बलूचिस्तान के हवाले से ओनरशिप ली जरदारी साहब ने, वो ठीक नहीं किया, उस वक्त नहीं करना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग का चेयरमैन सेनेट नहीं बनना था, हालांकि वो तो रजा रब्बानी का कह रहे थे। तो आज आप खुश हैं सजदानी साहब से? मैंने कहा कि जी मैंने कायरा साहब की बात नहीं सुनी, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब को हमारी पार्टी के फैसले करने थे? अगर उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट लाना था और वो अग्री कर रहे थे तो ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे छोड़नी थी ना। तो आज खुश हैं आप? आज खुश हैं सजदानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना के? अभी जो हक था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का चेयरमैन पीएसी बनने का, उनको हमने बनने दिया। बहुत शुक्रिया। मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल जेआईटी रिपोर्ट है, अदालती फैसला नहीं है ये, और उसके हवाले से अपना रिस्पांस दे रहे थे हमारे साथ हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब मौजूद होंगे। बहुत सख्त तकरीर आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी की गई। मुराद अली शाह साहब कह रहे थे डालना है मेरा नाम, शौक से ईसीएल में डाल दें, मुझे मुल्क से बाहर जाने का शौक नहीं है। साथ में जो जेआईटी में वो कह रहे हैं कि आफ्टर थॉट आया, आखिर में मेरा नाम डाला गया है और मुझे इसमें फंसाया गया है। प्रोग्राम में ब्रेक, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। आज आसिफ अली जरदारी की सख्त तकरीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन बड़ी सख्त तकरीर उन्होंने की और उससे भी बहुत ज़्यादा सख्त तकरीर आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से की गई। और फिर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से कुछ देर पहले हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, सख्त मौक़िफ़ रखा और वो कह रहे हैं कि अगर वफाक ने डालना है तो ईसीएल में मेरा नाम भी डाल दे। सोच किस बात के लिए रहे हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया और बहुत माजरत, आपको इंतजार करना पड़ा। हमें मुराद अली शाह साहब ने ज्वाइन किया था अपना वर्जन देने के लिए। हामिद मीर साहब क्या कहिएगा, सख्त मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक जा सकती है और ये जो सख्त मौक़िफ़ है ये अभी आपको लगता है कोई फायदा पहुंचा सकता है पीपल्स पार्टी को या नहीं पहुंचा सकता इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखें, इसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो उसमें कोई हमें वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन नज़र नहीं आई। उन्होंने जो जेआईटी की रिपोर्ट है उसको तो मुस्तरद कर दिया, कहा यह सफ़ेद झूठ है, ठीक है, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए था कि अब अगर वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं तो क्या वो आइंदा उनका लाया अमल क्या होगा? वो कोई सड़कों पे आगे तहरीक चलाएंगे या असम्बली के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? इसमें क्लैरिटी नहीं है। ना ही मुस्लिम लीग नून बता रही है कि वो क्या करेगी और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बताया है, क्योंकि लग ये रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं तो आसिफ जरदारी साहब भी ज़हनी तौर पे गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक आप जेआईटी की रिपोर्ट का जिक्र करें, अगर आपने पढ़ी है तो हमें यह चीज़ सामने रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, इसके अलावा 25 वॉल्यूम और भी हैं और जो वॉल्यूम नंबर 25 है उसको खुफिया रखा गया है। इसके अलावा इसके बहुत से एनेक्स्चर्स हैं और इसमें 16 रेफरेंसेस को रिकमेंड किया गया है। तो ये अगर 16 रेफरेंसेस दायर होंगे तो इसमें नेशनल बैंक भी आएगा, इसमें सिंध बैंक भी आएगा, इसमें समिट बैंक भी आएगा, फिर जिन लोगों के नाम पे फेक अकाउंट्स खोले गए वो भी आएंगे, फिर उसमें आसिफ जरदारी साहब भी आएंगे, बिलावल साहब भी आएंगे, चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे, इसमें और भी बहुत से नाम हैं।
इसमें एक जगह पे बख्तावर साहब का भी नाम है। आज मुझे शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बता रहे थे कि एक जगह पे बख्तावर साहबा का भी नाम है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बख्तावर साहबा का भी नाम आ जाएगा तो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती पैदा होगी। लेकिन ये जो रेफरेंसेस होंगे तो ये काफ़ी लंबा अरसा लगेगा इन रेफरेंसेस को। पता नहीं अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चलाया जाएगा या किसी और अदालत में चलाया जाएगा, कहाँ पे चलाया जाएगा, ट्रायल कोर्ट कौन सी होगी, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ अगर एविडेंस मिल जाती है तो जरदारी साहब के खिलाफ एक केस चला सकती है, आर्टिकल 62 या 63 का इलेक्शन कमीशन भी चला सकता है। तो फिलहाल हमें लग ये रहा है कि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हुकूमत अवॉइड करेगी। उनका नाम ECL पे डाल दिया है, हत्तुल इम्कान कोशिश करेगी वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और अल्टीमेटली रेफरेंसेस जो हैं उसमें बिलावल साहब का भी नाम है, बिलावल साहब का भी नाम आएगा और मुराद अली शाह साहब का भी उसमें नाम है। उन पे भी कुछ ना कुछ इल्ज़ाम ये लगाएंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम नंबर 25 है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक बिलावल साहब से भी है और मुराद अली शाह साहब से भी है। तो लगता यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और जो उनकी पूरी क़यादत है उसको किसी ना किसी तरीके से ये रेफरेंसेस में और मुकदमात में उलझा देंगे। और ज़ाहिर बात है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार नहीं करेगी, बताएगी नहीं कि करना क्या है, सिर्फ सख्त तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, कोई बताना भी होगा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी वो भी बताना होगा। अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर इनको सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का कोई फायदा नहीं। सुहेल भाई साहब, आप क्या कहिएगा? ज़ाहिर है आप ये कह चुके हैं, जब नून लीग के हवाले से बात हो रही थी कि अभी माहौल नहीं है, नई नई हुकूमत आई है, एहतजाज का और इसका माहौल नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्त लाइन ली है। अगर नून लीग नहीं कर सकी तो क्या पीपल्स पार्टी कुछ अलग कर सकती है? और जो JIT और जो उसके मामलात हैं जो तफसील से सामने आ रहे हैं, उसमें क्या आसिफ जरदारी साहब खतरे में नजर आते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी भी खतरे में पड़ सकते हैं? और ये जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा उसका कोई क्या फायदा हो सकता है उन्हें इस सारी सूरत हाल में? जी, मुझे ऐसे लगता है कि कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में कोई भी सियासी जमात नहीं है इस वक्त। लेकिन एहतजाजी तहरीकें चूल्हा ठंडा जब पड़ता है तब चलती हैं। तो मईशत जब अगर मईशत ना चली तो फिर तो तहरीक चलेगी, अगर मईशत चल पड़ी तो फिर ज़ाहिर है तहरीक नहीं चलेगी। दूसरा, जरदारी साहब डेफिनेटली इस तरह के एहतसाब के शिकंजे में पहले नहीं आए और हमें पता है कि इस वक्त जो अवामी तौर पर ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इनका पीपल्स पार्टी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही। उन्हें चाहिए था कि जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने कुछ अपने हवाले से तो जवाबात दिए, लेकिन अमूमी तौर पर जरदारी साहब और बिलावल साहब पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उन्हें चाहिए कि कम अज़ कम अवामी अदालत में पब्लिकली, जिस तरह JIT ने लीक की है अपनी जो रिपोर्ट है, कम अज़ कम वो भी कोई अपना डिफेंस लेके आए। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ अवामी तौर पर अपना डिफेंस पेश नहीं कर सके, सिर्फ कानूनी जंग लड़ते रहे हैं। सियासत में सिर्फ कानूनी जंग लड़ना कोई मायने नहीं रखता, अवामी जंग भी लड़नी पड़ती है। और पहले भी आसिफ जरदारी अवामी जंग नहीं लड़ सके और इस वक्त भी बिलावल साहब यही गलती कर रहे हैं। यही तकरीर अगर वो ये करते कि JIT की जितनी इल्ज़ामात हैं उनका शिकवार आज बरसी पे जवाब देते और साबित करते कि ये सब गलत है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होता, लोगों को ये मैसेज जाता। सिर्फ सख्त तकरीर करके अगर आप मूवमेंट नहीं चलाएंगे, और मूवमेंट चलाने की पोजीशन में नहीं है, अगर मूवमेंट चलाते हैं तो सिंध हुकूमत ख़तरे में होगी। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी सिंध हुकूमत बचाना होगा। जैसे कि मुराद अली शाह का आपसे मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत को और अपने रोल का दिफा किया, ओवरऑल उन्होंने सारा दिफा नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए था। इसका मतलब है कि पार्टी जो है बाकी चीज़ों के लिए तैयार है, सिंध हुकूमत खोने को तैयार नहीं है। ये एक सुइसाइडल पॉलिसी होगी सियासी तौर पर, जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी बढ़ रही है। उन्हें चाहिए कि अवामी अदालत में और कानूनी अदालत दोनों में अपनी जंग लड़ें, वगरना अगर उनकी साख इसी तरह के रेफरेंसेस से और इसी तरह के इल्ज़ाम से ख़राब होती रही तो फिर सिंध में भी अल्टीमेटली उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। हाँ, अगर सियासी तौर पर और अवामी तौर पर वो इसका बयानिया अपना बनाते हैं, मज़ाहमत करते हैं, अब उनका जवाब देते हैं जो लोगों को भी समझ आता है, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी जो है इससे फ़ायदा भी उठा सकती है
और अपनी हुकूमत भी बचा सकती है। आमिर साहब, आप भी सवाल, क्योंकि आपने जैसे कहा कि स्ट्रैटेजी नहीं बताई, मगर नवाज शरीफ साहब पर इल्जामात करप्शन के थे, उसके साथ जो वोट को इज्जत और ये सारा का सारा बयानिया था, उसके मुकाबले में जाहिर है इमरान खान साहब का उनके खिलाफ जो करप्शन का बयानिया था वो ज़्यादा सेल हुआ, उन्हें ज़्यादा वोट मिले। आप समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये जो इल्जामात हैं, इसको सिर्फ महज ये कह देना कि सब झूठ है, JIT झूठ है, मुस्तरद करते हैं और साजिश है, इसके अलावा एक बाकायदा तौर पर अपना एक काउंटर वर्जन लेके आना चाहिए एक इल्जाम के हवाले से कि क्यों गलत है और क्यों झूठ है? देखें, पीपल्स पार्टी इसलिए भी मुहतात है कि उसने जो नवाज शरीफ साहब का एक जो बयानिया था जो उन्होंने GT रोड पे शुरू किया था, उसका अंजाम देख लिया। नवाज शरीफ साहब ने खलाई मखलूक की बात करनी शुरू की थी। नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त अदलिया पे और इस्टेब्लिशमेंट पर हमले किए और उस पर बहुत से जो हमारे दानिश्वर हैं और तजिया निगार हैं वो उनके साथ खड़े हो गए कि जनाब बहुत ज़बरदस्त है और जनाब नवाज शरीफ साहब और उनकी जो बेटी है वो पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम करेंगे और पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान में वो एक नज़रियाती और इनकलाबी लीडर बन के उभरे हैं। तो आपको याद होगा कि मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बहुत मुश्किल है। तो अब नवाज शरीफ साहब ने एक यू टर्न ले लिया। अब आप देखें कि इतना अरसा हो गया, अब खलाई मखलूक का जिक्र ना उनकी ज़ुबान पर आता है ना किसी और की ज़ुबान पर आता है, और जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी वो खुल के बात नहीं करते और अदालतों का भी वो एहतराम करते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो पीपल्स पार्टी ने आज इमरान खान साहब के बारे में, JIT के बारे में तो बहुत सख्त बातें की हैं, लेकिन बिलावल साहब ने जब अदालत का जिक्र किया तो उन्होंने कहा ऑनरेबल कोर्ट्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल उसने अपने कश्तियाँ जला के कोई जंग करने का अभी फैसला नहीं किया, जिससे कि ये लगता है कि शायद अभी उनको उम्मीद है कि शायद कोई उनसे रब्ता करेगा कि जनाब हम आपके खिलाफ जो है वो ज़रा हाथ हल्का कर देते हैं, तो आप भी ज़रा अपना लहजा जो है उसको हल्का कर दें। तो ये क्योंकि पहले इस तरह हो चुका है, इस तरह पहले हो चुका है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक बहुत सख्त स्टैंड लिया, ईंट से ईंट बजाने की बात की और फिर बाद में वो बैकआउट कर गए। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है, वर्कर है, बल्कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके वो भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये जो हमारे लीडर ने आज अचानक एक बहुत सख्त लाइन ली है, तो इसका अल्टीमेट हमने किस रास्ते पे चलना है। तो इस पर अभी पीपल्स पार्टी जो है उसको वाजे करना होगा कि उन्होंने करना क्या है। और सुहेल वड़ाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जितनी JIT की रिपोर्ट पढ़ी है, इससे पहले भी बहुत सी रिपोर्टें हम पढ़ चुके हैं। मुझे वो भी याद है 1990 में जब आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ उस वक्त की जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी आबदा हुसैन साहबा, तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज़ाना एक रेफरेंस का ऐलान करती थी, बल्कि एक रेफरेंस तो ऐसा भी था जिसमें जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने किसी गुलाम हुसैन उन्नर नामी शख्स के टांग के साथ बम बांध दिया था। तो इस तरह के भी इल्ज़ामात थे। तो वो बाद में चलता रहा वो मामला और वो रेफरेंसेस जो हैं वो अदालत में साबित नहीं हुए। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में भी रेफरेंसेस साबित नहीं हुए। इसी तरह की कहानियाँ वो आती थी। तो इसलिए मैं भी ज़रा मोहतात हूँ। आज हमने ये जो JIT रिपोर्ट है इसको बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया शहजाद अकबर साहब के साथ। उनको हमने पूछा कि बताएं टोटल करप्शन कितनी है, तो उनको भी सही फिगर का नहीं पता, लेकिन वो इस बात पे श्योर थे। वो कहते थे जरदारी साहब नहीं बच सकते, बिलावल साहब के बारे में वो श्योर नहीं थे और बहुत से लोगों के बारे में श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा कि जी जो फारूक नायक साहब हैं जो जरदारी साहब के वकील हैं और बिलावल साहब के भी वकील हैं, उन्होंने कहा वो भी इसमें आ चुके हैं। मलक रियाज हुसैन साहब भी आ चुके हैं और इसमें वो कह रहे हैं जी मुराद अली शाह साहब भी आ चुके हैं। बख्तावर साहबा का भी नाम उन्होंने लिया। मैं समझता हूं कि अगर इसमें बख्तावर साहबा को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई तो इससे पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। तो अब देखें, इंतज़ार करें कि हुकूमत जो है वो ये JIT की जो रिपोर्ट है इसके बुनियाद पे जो रेफरेंसेस दायर करती है उनका क्या नतीजा निकलता है। इलेक्शन कमीशन में 62-63 के ज़रिए डिसक्वालिफिकेशन की कोशिश की जाती है, उसमें कितना अरसा लगेगा। फ़िलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत लंबा अरसा चलेगा और ये जितना अरसा, अगर इसमें 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है और इन रेफरेंसेस का फौरी तौर पे नतीजा नहीं निकलता और जरदारी साहब को जेल में डाल दिया जाता है, बिलावल साहब बाहर रहते हैं, तो अल्टीमेटली इसका सियासी फ़ायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को होगा। क्योंकि ये अभी तो JIT की रिपोर्ट जो है वो खुद हुकूमत के वज़रा भी नहीं पढ़ पाए और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब ने क्या इसको पढ़ना होगा। तो उनको सिर्फ एक समरी जो है अभी बताई गई है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की कि भाई आप इसको आगे डिफेंड करें, वो कह रहे हैं जी अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जब वो पढ़ लेंगे, वकीलों के साथ मशवरा कर लेंगे, फिर वो इसका सियासी तौर पे जवाब भी देंगे। लेकिन अभी तक ये बात सुहेल वड़ाई साहब की दुरुस्त है
कि अगर मुझे इसमें बहुत सी कंट्राडिक्शंस और कमजोरियां नजर आ रही हैं तो ये पीपल्स पार्टी वालों का काम है कि वो इसको सामने लेके आए। ये हमारा काम नहीं है कि हम उनके स्पोक्स पर्सन बने। जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने अपना डिफेंस आपको पेश किया है, तो इसी तरह बिलावल साहब को और जरदारी साहब को भी अपना डिफेंस पेश करना चाहिए। बड़ाई साहब, आप ये समझते हैं, क्योंकि ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, और जो मीर साहब भी कह रहे हैं कि जीआईटियां तो इतनी बनी है और उनका अंजाम कोई नहीं हुआ, और कराची में तो हमने 100 कत्ल से लेके अजमल पहाड़ी की जीआईटी से लेके डॉक्टर आसिम की जीआईटी भी देखी है कि किस तरीके से इलाज होता था, फिर उन जीआईटियों का क्या हुआ वो भी अवाम ने देखा। जरदारी साहब पहले भी केसेस भुगत चुके हैं, जेल भी भुगत चुके हैं, वो भी अवाम ने देखा। क्या इस दफ़ा कुछ अलग है, ये जीआईटी अलग है और जरदारी साहब के खिलाफ इल्ज़ामात अलग हैं जिनसे उनका बचना मुश्किल हो, ये माजी की ही एपिसोड रिपीट होती आपको नजर आती है? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो ये आम तौर पे तासुर मौजूद है कि जरदारी साहब को, नवाज़ शरीफ को और मुत्तहिदा को सियासत से निकालना मकसूद है, और ये डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की एक थ्योरी चल रही है, और ये उसी का हिस्सा है जो लॉजिकल एंड की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले इतनी मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम नहीं किया जाता था जितने मुनज़्ज़म अंदाज में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ, या जितना जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हुआ, या जिस तरह मुत्तहिदा जो है वो कई टुकड़ों में तकसीम हुई। तो इस हवाले से अगर इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखें तो फिर तो साफ नज़र आता है कि इस दफ़ा मुख्तलिफ है। लेकिन जो ये शक पड़ता है कि बार बार वही चीज़ें होती हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकलता, कि देखें, फ़र्ज़ करें कि अगर जरदारी साहब भी जेल चले जाते हैं, बिलावल को भी मौका नहीं दिया जाता, उनका भी नाम उसके अंदर है जीआईटी में, और फिर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ भी जेल में हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सिंगल पार्टी रूल करेगी पाकिस्तान में, जिसकी कोई अपोजिशन नहीं होगी। तो कि पाकिस्तान में ना ये रवायत रही है ना रवायत रह सकती है। अब दो सूरतें हो सकती हैं। अब या तो सूरत ये होगी कि पीटीआई के अंदर से ही अपोजिशन बने, कोई नई क़यादत बने जो इमरान के मुकाबले में मज़ीद जारहाना रवैया रखे, या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इसको किसी तरह से बरकरार रखा जाएगा ताकि मुल्क के अंदर एक तवाज़ुन कायम रहे। अगर तवाज़ुन ख़त्म हो गया तो ये तो पीटीआई इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो एक फाशिस्ट पार्टी बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के निज़ाम को अगर कोई देखने वाले लोग मौजूद हैं तो वो इन दोनों पहलुओं पर ज़रूर गौर कर रहे होंगे कि अगर अपोजिशन को टोटल दबा दिया जाए तो उसके नतीजे में तो एक फाशिस्ट हुकूमत जो है वो सामने आएगी, और अगर वाकई उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाना है तो फिर अपोजिशन कौन होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब और आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना तफसीली तक बात साथ साथ जीआईटी की जिल्द नंबर 25 की हो रही है कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बिलावल भुट्टो के हवाले से या जरदारी साहब के असासों के हवाले से है। क्या है जिल्द 25 में, ज़रा तफसीलात आपके सामने रखेंगे क्योंकि उस जिल्द 25 को खुफिया रखा गया है और क्या क्या उसमें मामलात हैं, क्या हमारे ज़राए बताते हैं, आपके सामने तफसीलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, इसके अलावा जरदारी साहब के जो दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सब के नाम ईसीएल में डालने की बात हो रही है। मुराद अली शाह साहब के नाम पर गौर हो रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि डालने का शौक पूरा कर लें ईसीएल में मेरा नाम, मगर अब अहम सवाल ये हो रहा है कि वॉल्यूम 25 चैप्टर 25 जो है जीआईटी का, बहुत सारे चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, उसमें क्या है जिसे खुफिया रखने की बात की गई है। हमारे साथ जाहिद गिशकोरी मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। जाहिद बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपके ज़राए क्या बताते हैं, क्या है चैप्टर 25 में जीआईटी? शाहजेब, देखें, जो हमारी ज़राए से बात हुई है उनका ये बताना है कि जो वॉल्यूम 25 है उसमें काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मौजूद हैं। यही एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि इसको खुफिया रखा जाए। मुख्तलिफ ज़राए का ये मानना है, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है जो इंगेज रहे हैं जीआईटी की रिपोर्ट बनाने के सिलसिले में, उसमें 3 हिस्सों में ये वॉल्यूम डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा सिस्टम का है, दूसरा हिस्सा बाहर की प्रॉपर्टीज़ है और तीसरा
अंदरून सिंध मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के फार्म हाउसेज हैं जो गैर कानूनी तौर पर जिन पर कब्ज़ा किया गया है, जिसमें JIT ने दावा किया है कि सिस्टम ये है, काफ़ी एक्सप्लेन किया है, वजाहत की है कि 25 वॉल्यूम में सिस्टम करप्शन का सिस्टम है। बेसिकली कैसे एक महीने में 4 करोड़ रुपए इकट्ठे करके सूबा सिंध में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट से मुख्तलिफ किक बैक के ज़रिए फिर उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता था। JIT ने उसमें क्लेम कि किस तरीके से ये पैसा पाकिस्तान से हवाला हुंडी या मनी लॉन्डर करके भेजा जाता था और बाहर UAE में एक क्राउन कंपनी, कैम क्राउन इंटरनेशनल कंपनी थी, जिसमें तकरीबन 27 बिलियन रुपीज़ का ये एक कंपनी का वॉल्यूम था। पैसा वहाँ पर भेजा जाता था और मसूद असलम और आरिफ खान नामी 2 शख्स से जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, जो यहाँ से पैसा जाता था। और ये 12 साल का एक सिस्टम है जो कि इन तमाम उस पर मुहित करता है, तमाम चीज़ों पर। जबकि दूसरा जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तमाम तफसीलात हैं। JIT ने दावा किया है कि 25 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में और UAE में, जो कि या तो बराह रास्त जरदारी फैमिली उनको ओन करती है, और दावे में ये भी बताया गया है उस वॉल्यूम में कि या फरियाल तालपुर की फैमिली या फिर कुछ फ्रंट मैन हैं। इन तमाम की तफसीलात वहाँ पर दी गई है। और तीसरा, तकरीबन 100 के करीब ऐसे फार्म हाउसेज हैं अंदरून सिंध जिन पर कब्ज़े किए गए हैं, और 120 ऐसे फ्रंटमैन के नाम्स हैं उस वॉल्यूम में जिनके ज़रिए ये कब्ज़े किए जाते थे या ये प्रॉपर्टीज़ उनके नाम हैं। ये वो तमाम एविडेंसेस हैं जो JIT का क्लेम है कि इस वॉल्यूम में रखे गए हैं, इनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। और मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये भी हैं, शाहजेब आज FIA की एक टीम लॉ मिनिस्टर से मिली है इसी सिलसिले में। आपसे कुछ देर पहले वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को एक अच्छे वकील की ज़रूरत है जो इस 25 वॉल्यूम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक्सप्लेन कर सके। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस वॉल्यूम के बारे में। बहुत शुक्रिया ज़ैद गिचकोरी साहब बता रहे थे। देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। पीर को जरदारी साहब ने पेश होना है, अपना जवाब जमा कराना है सुप्रीम कोर्ट में इस JIT रिपोर्ट पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।